माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का सीरीज चल रहा है एंड ये आज उस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी का फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट करता है, एंड इसी के अंदर आप एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं मोस्ट पॉपुलरली नोन एज रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। नीट में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है एंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा। हम जैसे आपको बताए स्क्रीन पे जो भी लिखे है ना, एकदम एग्जाम में वैसे ही स्टेटमेंट मिलेगा आपको सेम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखिए, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए एक एनसीईआरटी बोलता है कि कॉम्प्लेक्स हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हम बात करें कि ये फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है, तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है ना जो रेगुलेट करे। अगर वो पॉजिटिव फीडबैक दे तो उसको बढ़ा दे, नेगेटिव फीडबैक दे तो उसको कम कर दे। ठीक है, तो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। जैसे फर्स्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस का हम लोग स्टडी करते हैं। रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, हाउ द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द फंक्शन ऑफ किडनी, इसको सीखेंगे। एंड रेगुलेशन बाय जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जेजीए जो सेल है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, वो कैसे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, इसको सीखेंगे। एंड फाइनली हार्ट कैसे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो देखिए, हम लोग रेगुलेशन को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। हम लोग ये समझ लेते हैं कि जेजीए क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग फाइनली अपना जो आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है। आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये पढ़ रखा है कि सबसे पहले ग्लोमेरुलस से जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल। जो मोटा वाला ट्यूब है इसको हम लोग क्या बोले, एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल। एंड ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसके बाद आता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। टफ्ट ऑफ कैपिलरी इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ये क्या है हमारा, ग्लोमेरुलस। एंड देन इसके बाद ये और पतला हो जाएगा और इस पतले वाले को हमने बोला इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, इसको हमने बोला इफरेंट आर्टेरियोल। अब देखिए, ये जो ग्लोमेरुलस है इसके नीचे प्रेजेंट रहता है डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉमैन्स कैप्सूल। ये क्या कहलाता है, बॉमैन्स कैप्सूल। अब इसके बाद आपका पीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनले आता है, डीसीटी आता है, देन कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो ये जो आपका डीसीटी है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, वो क्या करता है ना, वो जैसे मान लीजिए इधर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। डीसीटी ना थोड़ा सा कांटेक्ट बनाता है एफरेंट आर्टेरियोल के साथ। जैसे मान लीजिए ये डीसीटी का ट्यूब है, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, और इसका इनर लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। ये जो ग्रीन कलर से हम बनाए ना, ये क्या है, ये डीसीटी है। दिस इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन बना रहा है किसके साथ, एफरेंट आर्टेरियोल के साथ। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस है ना, ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी बिटवीन एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल and DCT, distal convoluted tubule, a sensitive area is formed, a sensitive area is formed, एक सेंसिटिव एरिया बनता है और इस सेंसिटिव एरिया का नाम क्या है, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इस सेंसिटिव एरिया का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब देखिए, जहां पर DCT और एफरेंट आर्टेरियोल का कनेक्शन हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल का,
ठीक है, तो जो एफरेंट आर्टेरियोल का स्मूथ मसल फाइबर है ना वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया, और उस मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर को हम लोग बोलते हैं जेजी सेल। यहां पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, ये वहां पे क्या हुआ है ना, मॉडिफाइड हो गया, कुछ मॉडिफिकेशन लाया वहां पे। अब स्मूथ मसल फाइबर एफरेंट आर्टेरियोल का जो मॉडिफिकेशंस लाया है उसको अब हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल्स, ठीक है। एंड उसी तरीके से डीसीटी का जो इनर लाइनिंग है, डीसीटी के पास जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, डीसीटी का जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है ना, यहां पे मान लीजिए ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम, तो जहां पर वो एफरेंट आर्टेरियोल के साथ कनेक्शन बना रहा है, जहां पे वो कनेक्ट कर रहा है, वहां पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम थोड़ा डेंसली पैक्ड है ना, यहां पर आकर ना पूरा डेंस हो गया। इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। यहां पर आकर ना ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये पूरा डेंस हो गया, ठीक है। एंड दिस डेंसली पैक्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल इज नोन एज मैक्यूला डेंसा। This densely packed cuboidal epithelium at the point of contact is called as macula densa. तो at the point of contact हम यहां पे लिख देते हैं cuboidal cells of DCT, cuboidal cells of DCT at contact point are densely packed, और इसको हम लोग अब क्या बोल रहे हैं, मैक्यूला डेंसा। जो डेंसली पैक्ड है ना इसका नाम क्या है, मैक्यूला डेंसा। अब देखिए ये जो जेजी सेल है और ये जो मैक्यूला डेंसा है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल, जक्स्टा ग्लोमरुलर एपरेटस, JGA, जक्स्टा ग्लोमरुलर एपरेटस। एंड आप देखेंगे कि यहां पर ये जो जेजी सेल है ना, ये जेजी सेल रिलीज करता है रेनिन, एंड ये जो रेनिन है ना ये क्या करता है, ये जीएफआर को रेगुलेट करता है। दिस रेनिन रेगुलेट्स जीएफआर, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर। अब ये ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, तो हमने पढ़ा कि आपका ग्लोमरुलस से 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट आया बोमेंस कैप्सूल में, है ना, उसको हम लोग जीएफआर कहते हैं, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट। मतलब 125 ml फिल्ट्रेट आता है ग्लोमरुलस से फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में, और उसको आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो रेट निकल जाएगा। तो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू रेट, तो उसको हम लोग बोले ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ये कितना होता है, 125 ml पर मिनट। अब ये जेजी सेल का मेन काम क्या है, रेनिन का रिलीज करना, ठीक है। और ये रेनिन ही क्या करता है, जीएफआर और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब इसके अलावा हमारे किडनी में कुछ और भी स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो रेगुलेशन का काम करते हैं। जैसे एक हम लोग पढ़ते हैं इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, एक हम लोग पढ़ते हैं इरिथ्रोपोएटिन। ये जो इरिथ्रोपोएटिन है ना, ये इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, इरिथ्रोपोएसिस करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। और ये इरिथ्रोपोएटिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो पेरीट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स। जैसे आपका ये जो पूरा टिब्यूल है, रिनल टिब्यूल, उसके आसपास ना जो सेल्स है उसको हम लोग बोले पेरीट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स, वो प्रोड्यूस करता है इरिथ्रोपोएटिन। और ये इरिथ्रोपोएटिन क्या करवाता है, इरिथ्रोपोएसिस करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब उसी तरीके से एक और चीज है जिसका नाम होता है कैल्सीट्रायोल। ये जो कैल्सीट्रायोल होता है ना, ये कैल्सीट्रायोल कहां से निकलता है, तो ये स्पेशली आपका पीसीटी के सेल से निकलता है, कैल्सीट्रायोल। और ये कैल्सीट्रायोल का मेन काम क्या है ना, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा इंटेस्टाइन से, गट से। कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल आपका विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म है जो कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम दी गट।
तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर याद रखना है जब भी हम लोग जेजी सेल पढ़ते हैं। तब जेजी सेल आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, जहाँ पर डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल का पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, वहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल का जो स्मूथ मसल फाइबर है वो लिटिल मॉडिफाइड है और उसी को हम लोग बोले जेजी सेल। और जो डीसीटी है उसमें जो क्यूबॉइडल सेल्स है वो डेंसली पैक्ड है, तो उसको हम लोग बोले मैक्यूला डेंसा। एंड जेजी सेल along with macula densa is known as juxtaglomerular apparatus and it play a very important role in regulation of kidney function। तो ये होता है जेजी सेल। होप आपको यहां तक समझ आया है कि जेजी सेल क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को। देखिए, हम जो भी टर्म जैसा लिखे ना एकदम बिल्कुल एग्जाम में वैसे ही स्टेटमेंट मिलेगा। जैसे अगर हम बोल रहे कि हाइपोथैलेमस कब एक्टिवेट होगा, है ना, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, क्या फंक्शन करेगा किडनी में, कैसे वो रेगुलेट करेगा, क्या क्या कंडीशन में वो रेगुलेट करेगा। तो सबसे पहले देखिए, इफ ब्लड वॉल्यूम अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम है, इफ ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड प्रेशर कम, ठीक है, और बॉडी फ्लूइड भी अगर कम है, ठीक है, अगर ये सब कम है तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड कम तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा। ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा का मतलब क्या है कि ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज़्यादा है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ये ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होता है ना, तो ये कंडीशन स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। ऑल दीज कंडीशंस स्टिम्युलेट, ये किसको स्टिमुलेट करता है, हमारे ब्रेन में ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया, ठीक है। हाइपोथैलेमस ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर को, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर, ठीक है। तो जब ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गया है, बॉडी फ्लूइड कम है, ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा, मान लीजिए वाटर का कमी है अगर मेरे बॉडी में, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाना है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, एडीएच, है ना। हाइपोथैलेमस रिलीज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब ये जो एडीएच है ना, ये क्या करेगा, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। देखिए, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, नेफ्रॉन में पीसीटी और लूप ऑफ हैनले में तो रीएब्जॉर्प्शन होना ही होना है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। पीसीटी और लूप ऑफ हैनले में रीएब्जॉर्प्शन होना ही होना है, इसीलिए उसको हम लोग ना ऑब्लिगेट रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, वो फैकल्टेटिव होता है, मतलब वो जरूरत पड़ने पे होगा। यानी कि आप देख रहे हैं ना, जब एडीएच आ रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन आ रहा है, तो वो कहां से रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। और क्या करता है ये एडीएच, ये ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स, और ब्लड वेजल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जो कि कम था पहले, आप देख रहे हैं ना, और ब्लड प्रेशर बढ़ा, देन हमारा जीएफआर भी बढ़ेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स और जीएफआर, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम था, तो अब ये जो जीएफआर है वो भी बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये आपका हाइपोथैलेमस इस तरीके से रेगुलेट करता है एडीएच का रिलीज करके, ठीक है। अब मान लीजिए कि यही कंडीशन अगर उल्टा हो गया, ब्लड वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गया, इफ ब्लड वॉल्यूम, है ना, अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया और बॉडी फ्लूइड ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब जो कंडीशन अभी हम पहले लिए थे उसका बिल्कुल अपोजिट,
और बॉडी फ्लूइड अगर ज़्यादा होगा तो ऑस्मोलैरिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी कम हो गया। ऑस्मोलैरिटी देखिए ये क्या है ना, ये एकदम उल्टा अपोजिट, एडीएच जब रिलीज हो रहा था, कब रिलीज हो रहा था, जब ये सारा चीज़ कम था, अब ये सब बढ़ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, इस कंडीशन में एडीएच में नेगेटिव फीडबैक जाएगा, है ना, एडीएच को हाइपोथैलेमस में नेगेटिव फीडबैक जाएगा और हाइपोथैलेमस फिर एडीएच का निकालना बंद करेगा। फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एडीएच। अब एडीएच नहीं निकल रहा है, अब एडीएच नहीं निकल रहा है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी आप देखे थे ना कि अभी तो ज़्यादा है ना, बॉडी फ्लूइड ज़्यादा है। आप एक चीज़ याद रखिएगा नोट करके, सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एडीएच अभी सिक्रीशन ऑफ एडीएच क्या है, कम हो गया। अब एडीएच अगर कम हो गया है ना तो यूरिन में मतलब हम लोग ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन को रिलीज करेंगे, क्योंकि वाटर उसमें ज़्यादा रहेगा, एडीएच कम है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो ये अगर कॉज कर सकता है डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस मतलब कि पॉलीयूरिया, है ना, डाईयूरेसिस को हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं। और ये कंडीशन अगर हो तो ये कहलाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्या कहलाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस के केस में ना वाटर लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस के कारण वाटर लॉस ज़्यादा होता है, यूरिन में यूरिन डाइल्यूटेड रहता है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, ये बीमारी क्या कहलाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को एडीएच के कारण। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है रेगुलेशन बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। यहां पर क्या होगा, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, रेनिन क्या करता है, जीएफआर को रेगुलेट करता है। अगर मान लीजिए जीएफआर कम है, इफ जीएफआर कम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम और ब्लड प्रेशर कम, जीएफआर कम और ब्लड प्रेशर कम और आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन कम, और आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन कम, तो ये सारा केस होगा ना जब, तो ये सारा केस स्टिमुलेट करेगा जेजी सेल को, ठीक है, ऑल दिस कंडीशन स्टिम्युलेट, ऑल दिस कंडीशन स्टिम्युलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स ऑफ किडनी। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं ना कि क्या क्या कंडीशन में कौन स्टिमुलेट हो रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल वैसा ही लिखा रहता है, एकदम ध्यान दीजिएगा। जेजी सेल्स ऑफ किडनी, अब ये जेजी सेल्स ऑफ किडनी क्या रिलीज करता है, रेनिन रिलीज करेगा। अभी हम लोग देखें ना, ये क्या रिलीज किया, रेनिन। अब यहां से रिलीज हो गया है रेनिन जब जीएफआर कम है तब, ठीक है। देखिए हमारा बॉडी का ऑर्गन लीवर, लीवर होता है ना, वो रिलीज करता है हमारे ब्लड में, क्या रिलीज करता है, एंजियोटेंसिनोजेन। लीवर रिलीज इन ब्लड क्या रिलीज कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, लीवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है ना, इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। दिस एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। और ये जो कन्वर्जन है एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 में जो कन्वर्जन हुआ, ये कौन करवाता है, ये रेनिन करवाता है। दिस कन्वर्जन इज डन बाय रेनिन, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन 1, ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करवाता है, तो ये करवाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, ये कौन निकालता है, ये निकलता है हमारे लंग्स से। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से निकलता है, ये निकलता है हमारे लंग्स से, ठीक है। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, इसका मेन रोल है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करता है, ये एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है।
एंजियोटेंसिन 2 क्या है? ये एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और अगर ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा ना। जो जीएफआर मेरा कम हुआ था, देखिए रेनिन उसको इनडायरेक्टली बढ़ा दिया है ना। और ये क्या करवाता है? ये सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर। कहां से? पीसीटी से। याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी से एब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम आयंस एंड वाटर का। इसके अलावा ये क्या करता है ना, ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए। इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। देखिए ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल एनसीईआरटी का है, सारा कुछ एनसीईआरटी में गिवन है। एंड ये सारे कंडीशन में आप देख रहे हैं एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या कर सकता है। एंजियोटेंसिन 2 तीन काम कर रहा है। एक तो जीएफआर को बढ़ा रहा है, सोडियम आयंस और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है फ्रॉम पीसीटी, एंड ये एल्डोस्टेरॉन का रिलीज करवा रहा है फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। अब देखिए, जैसे आपका ये एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड क्या रिलीज किया? एल्डोस्टेरॉन रिलीज किया। और ये कौन करवाया? ये करवाया आपका एंजियोटेंसिन 2। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है ना, ये क्या क्या काम करेगा? तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है ना, ये सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। कहां से? डीसीटी से, है ना। डीसीटी से सोडियम आयंस के एब्जॉर्ब करवाया। अब इसके कारण क्या होगा ना कि ओवरऑल क्या है, जो हमारा ये सारा चीज जो था, जीएफआर कम था, ब्लड प्रेशर कम था, ब्लड वॉल्यूम कम था, अभी ये सब बढ़ जाएगा। जीएफआर भी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, बीपी भी बढ़ चुका है, और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो कम था वो भी बढ़ चुका है। तो ये ओवरऑल जो हम लोग देखें ना, यही आपका क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। यहां पर आप मेनली क्या देखें कि कौन कौन हमारे बॉडी का ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ। तो सबसे पहले किडनी का जेजी सेल जो कि रेनिन रिलीज कर रहा है, लीवर भी इन्वॉल्व हो रहा है जो एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज कर रहा है, लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहा है जो क्या रिलीज कर रहा है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंड इसके अलावा आपका एड्रेनल ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो रहा है जो कि क्या रिलीज कर रहा है? एल्डोस्टेरॉन। तो ये सब मिलकर आपका क्या करता है? रास मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को। अब मान लीजिए कि अगर जो रास मैकेनिज्म है ना वो हाइपर हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे रहा है। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये सही चीज तो नहीं है। तो अब ना इसके बाद हमारा क्या होता है? रास को इनहिबिट किया जाता है। जैसे देखिए हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, इफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम हाइपर। अगर ये हाइपर हो रहा है तो क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगा ना तो फिर इसको कम करना है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जो हार्ट का वॉल है, वॉल ऑफ हार्ट, ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये जो एएनएफ है ना, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये एक पावरफुल वैसोडाइलेटर है। पावरफुल वैसोडाइलेटर है ये, है ना। वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और ये क्या करता है? ये रास को इनहिबिट करता है। जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है ना, उसको इनहिबिट किया, क्योंकि उससे क्या हो रहा था? ब्लड प्रेशर को बढ़ रहा था, ये ब्लड प्रेशर को कम करवा रहा है, ठीक है। तो ये रास को भी इनहिबिट करता है। तो ये जो एएनएफ है, एएनएफ स्टैंड्स फॉर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एंड ये जो होता है ना, ये एंटागोनिस्टिक होता है रास के, मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एंड इट इज एंटागोनिस्टिक टू रास, एंटागोनिस्टिक टू रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। तो आप देखिए ये बिल्कुल एनसीईआरटी में सेम ऐसे ही लिखा है। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ हार्ट, है ना। एट्रिया के हार्ट में अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसके क्या करेगा? ये रिलीज करवाएगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और ये एनएफ क्या है? एक वैसोडाइलेटर है, एंड देयर बाय डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर।
ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, है ना। ANF क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करता है, अगर वो बहुत ज्यादा हो गया तो उसको कम करेगा। तो ये ओवरऑल हम लोग पढ़ते हैं पूरा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, है ना। किडनी के फंक्शन को ये सारा चीज मिलकर रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके नीट के एग्जाम के लिए। एंड जैसे जैसे हम आपको लिखे हैं ना स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में आपको स्टेटमेंट मिलेगा। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिक्सचुरेशन का रहेगा। होप आपको ये सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए।